हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीसेंट जो डब्ल्यूटीओ का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो क्या था, उसके क्या आउटकम्स थे, उस पर चलिए नज़र डालते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि ये रीसेंट जो 12th डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये हुआ था जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और एक यूपीएससी प्रीलिम के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जिनीवा पैकेज जो था वो रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंधित है। ठीक है, तो ये तो इस लेवल का आपसे नहीं पूछेंगे कि कहाँ पे रिसेंटली हुआ था यूपीएससी में, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कि जिनीवा पैकेज जो था वो रिसेंटली न्यूज़ में था और ये किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंधित है। तो इसका संबंध किसके साथ है? डब्ल्यूटीओ के साथ में। ठीक है, तो आपने याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म आ गया आपके लिए, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अब हम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है? तो ये एक टॉप बॉडी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डब्ल्यूटीओ की, और ये हर 2 साल में एक मीटिंग इनकी होती है। ठीक है, तो इसके पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? सभी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स होते हैं। अब ये हर मैटर्स पे यहाँ पे फैसला लेते हैं जो कि ट्रेंडिंग है, जितने भी ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, ट्रेड को ईज़ करने के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, उस पे यहाँ पे डिबेट किया जाता है और उसके बाद में फ़ैसला लिया जाता है। अब यहाँ पे एक और प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपने इसको मगअप कर लेना है। ये डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, जैसे ये कंपैरिजन बेस्ड स्टेटमेंट है। यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर हम बात करें आईएमएफ की, अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो यहाँ का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या ऑर्गेनाइजेशनल चीफ है, ठीक है, उसके पास काफ़ी पावर होती है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की, तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ का जो डायरेक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन चीफ की अगर हम बात करें, तो उसको इस तरीके का कोई भी पावर नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। चलिए, तो अब हम जिनीवा पैकेज की बात करते हैं। तो आखिरकार ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में या फिर इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या रहा? तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे यहाँ पे क्या आउटकम आपको देखने को मिला। सबसे पहले तो यहाँ पे बात की गई कि एक्सपोर्ट पे किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, किस तरीके के एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं? हम उस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए अगर फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट करने की जब बात की जाएगी तो वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, अब सवाल यहाँ में ये है कि मान लीजिए ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए ज़रूरत है दुनिया को, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो चल रहा है या फिर और इस तरीके के जितने भी प्रोग्राम्स इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, उनको फूड ग्रेन की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अगर उस देश को खुद डोमेस्टिक नीड्स जो है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए भी तो चाहिए ही। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए भी उसको फूड ग्रेन चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि डोमेस्टिक फूड सप्लाई जो है सबसे पहले आप उसको इंश्योर करोगे। ठीक है, अगर आपके देश के अंदर फूड सप्लाई सफिशेंट है, उसके बाद ही आप किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे एक्सपोर्ट पे, खास करके फूड स्टफ़ के लिए और किसके लिए? ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। तो ये था एग्रीकल्चर के साथ में जो अग्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिला कंट्रीज़ के बीच में। दूसरा यहाँ पे जो आपका सेक्टर था वो था फिशरी। ठीक है, तो फिशरीज़ में यहाँ पे क्या आपको अग्रीमेंट देखने को मिला? सबसे पहले तो यहाँ पे बात की गई कि अब हम एलिमिनेट करेंगे सब्सिडीज़ को। किस केस में? अगर इलीगल फिशिंग की जा रही है, अनरिपोर्टेड फिशरी हो रही है, अनरेगुलेटेड फिशिंग हो रही है, तो उस केस में यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस केस में सब्सिडीज़ नहीं प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे बात की गई है ओवर फिशिंग की। तो क्या ओवर फिशिंग की जा सकती है? तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जी हाँ, ओवर फिशिंग की जा सकती है। किस सिचुएशन में ओवर फिशिंग की जा सकती है? वो सिचुएशन है कि बायोलॉजिकली एक सस्टेनेबल लेवल जो है, ठीक है, फिशेस का, वो मेंटेन करने के लिए, ठीक है, आप ओवर फिशिंग कर सकते हो। तो ओवर फिशिंग बेसिकली है क्या? देखिए, एक साल में अगर मान लीजिए 100 फिश का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो आप 105 फिश का भी प्रोडक्शन फिशिंग जो है आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, 100 का प्रोडक्शन हुआ तो 105 कैसे कर सकते हो? तो उससे पहले भी तो थे ना, पिछले साल में भी।
ठीक है। ये यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर एक साल में 100 फिश का प्रोडक्शन अगर हो रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो आप 105 फिशेस को भी पकड़ सकते हो, ठीक है। ये होता है ओवर फिशिंग। तो ओवर फिशिंग किस केस में अलाउ किया जाएगा? उस केस में अलाउ किया जाएगा जब इनका नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सर्वाइविंग जो है वो खतरे में अगर पड़ जाएगी, तो उस केस में जो है एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा, आप ओवर फिशिंग कर सकते हो। इस पे भी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में आपको सहमति देखने को मिलती है। और एक और यहाँ पे बात है कि फिशिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाया जाएगा सब्सिडीज़ पे, ठीक है। किस केस में? तो फिशिंग से रिलेटेड अगर सब्सिडीज़ कोई डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलप कंट्रीज अगर प्रोवाइड करती है, ठीक है, किस एरिया में? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया में, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है इसका दायरा कितना है, ठीक है। तो इस एरिया में फिशिंग करने के लिए डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलप कंट्रीज अगर अपने फिशर्समैन को अगर किसी भी तरीके का कोई सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो इस पर किसी भी तरीके का कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये फिशरी के साथ संबंधित है। अब थर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन सबसे पहले तो आप समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो, ठीक है, ऑनलाइन परचेज़ करते हो और वो भी सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म में ही उसको परचेज़ कर रहे हो, मतलब कोई फिजिकल फॉर्म में आपको कोई डिलीवरी नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि ई बुक्स हो गए, ठीक है, PDF काइंड ऑफ थिंग जो अगर आप परचेज़ करते हो, ठीक है, फिल्म हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गए, वीडियो गेम्स हो गए, ठीक है, तो इसकी मतलब होम डिलीवरी आपको नहीं होगी। ऑनलाइन फॉर्म में ही अगर कोई आप चीज़ मतलब ख़रीदते हो तो उसको आप क्या कहते हो? उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन कहते हो। तो अब यहाँ पे क्या अग्रीमेंट हुआ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन को लेके? तो यहाँ पे कंट्रीज़ का अग्रीमेंट आपको इस तरीके से देखने को मिलता है कि ये कहते हैं कि इस तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन जो है इस पर कस्टम ड्यूटी जो है वो नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी कब तक नहीं लगाई जाएगी? जब तक कि 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ना हो जाए, ठीक है। तो ये कस्टम ड्यूटी क्या होता है? देखिए कस्टम ड्यूटी क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये ठीक है? तो ये ठीक बिल्कुल नहीं है। इंडिया ने इसका अपोज किया। इंडिया ने अपोज क्यों किया? क्योंकि देखिए अगर इस पर किसी भी तरीके का अगर कोई टैक्स नहीं लगता है तो ग्लोबली $10 बिलियन का लॉस होगा हर साल, और हो रहा है, ठीक है। और 95% अगर हम बात करें तो कौन सी कंट्रीज अफेक्ट हो रही है? तो 95 कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि अफेक्ट हो रही है। और लास्ट जो पॉइंट था वो है आपका पेटेंट। तो पेटेंट के संबंध में यहाँ पे क्या फ़ैसला लिया गया? पेटेंट के संबंध में यहाँ पे फैसला लिया गया कि जैसे कोविड-19 हो गया, ठीक है, कोविड-19 को कर्व करने के लिए, ठीक है, जितनी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ जो है कंपनीज़ जो है, माफ़ कीजिएगा, तो ये अब किसी भी तरीके का कोई भी पेटेंट से रिलेटेड जो इनके राइट्स है उसको क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे कि ये कौन सा प्रोविज़न है इंडियन पेटेंट एक्ट जो है, क्या वहाँ पे किसी तरीके का ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर विपरीत अगर स्थितियाँ अराइज हो जाती है तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन सभी पेटेंट के प्रोविज़न्स को मतलब साइड में रखते हुए क्या इस तरीके का कोई एक्शन ले सकती थी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी ले सकती थी तो आप बहुत इजीली उस पॉइंट को कनेक्ट कर पाओगे यहाँ पे, जो कि अभी यहाँ पे सहमति बनी है, क्योंकि अब पूरे देश को यहाँ पे ज़रूरत है इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए। तो अगर कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे वैक्सीन नहीं बना सकती है तो जिन कंपनीज़ ने ये वैक्सीन बनाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे पेटेंट के राइट्स जो है उसको साइड में करते हुए मतलब कोई उनको बेनिफिट वगैरह अब नहीं मिलेगा, वो मिलके अब वैक्सीन जो है किसी भी कंट्री में अब मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कोई भी कंट्री डिमांड कर सकता है और अपने कंट्री में वैक्सीन जो है मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो ये कुछ सब आउटकम था, आपने याद रखना है। देखिए अगर कोई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है इस बार, तो ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये रीसेंट डेवलपमेंट है। और इसके साथ आपने करना क्या है कि जो कन्वेंशनल इश्यूज़ है WTO पे, ठीक है, वो आपने एक बार पढ़ लेना है। तो WTO का आपने बेसिक एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद में जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है, पास्ट अगर हम 5-6 सालों की बात करें, वो देखने के बाद ये रीसेंट जो ये जिनेवा पैकेज है इसको भी आप कर लेना। तो GS3 का जो पेपर है वहाँ में मेरे ख्याल से इस बार काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।